देश के लगभग 80 लाख बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार पिछले 10-15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। बदले में क्या मिला है उनको? बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो संघर्ष करते करते स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू भी नहीं रहेंगी। क्या वो बुजुर्ग इस देश के नहीं है? क्या उस बुजुर्ग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? लेकिन कोई जनता उनके साथ नहीं खड़ी है। लेकिन अभी कोई मुद्दा आ जाए नया, सारी मीडिया, सोशल मीडिया दौड़ जाती है, क्योंकि सबको फेम चाहिए, सबको हाईलाइट होना है। लेकिन बुजुर्गों से क्या मतलब है? वो तो चल बसेंगे लड़ते लड़ते। अभी आने वाले 10 तारीख को भी यहां पर प्रोटेस्ट है। एक बार फिर से शायद खेला बन के रह जाए बुजुर्ग। और मैं उन बहुत सारा यूट्यूबरों को, चैनल वाले, बड़े बड़े चैनलों को एक्सपोज करने वाला हूं जो लगातार फर्जी खबर डालते हैं कि कल मिलने वाली है, परसों मिलने वाली है, पेंशनर्स को पेंशन मिलने वाली है। उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ आज पकड़े गए हैं। मैं पकड़े इसलिए कहना चाहूंगा कि लगातार मनोज स्वराज जी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन मिलता क्या है? मनोज जी, आपकी वीडियो बहुत देखता हूं, बुजुर्ग भी कमेंट ऐसे ऐसे करते हैं कि लगता है कि मनोज जी हमको इंसाफ दिला देंगे। क्या कुछ इंसाफ दिला पाए उन लोगों को आज तक? मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं और हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि मैं इंसाफ नहीं दिला पाया। मैं इंसाफ नहीं दिला पाया और मैं इस बात को मानता हूं, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं। क्योंकि और दो बातें कही आपने। पहली बात तो ये कही कि क्या आप इंसाफ दिला पाए, तो मैं इंसाफ नहीं दिला पाया। लेकिन क्या मैं इंसाफ दिलाना बंद कर दूंगा? तो मैं इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ तो उठाना बंद कर दूंगा। एक सवाल और आपने कहा मेरे ऊपर कि भाई बहुत सारे फर्जी खबर चलाते हैं जी बिल्कुल। और 1 घंटे में 2 घंटे में पेंशन दिलाने की बात करते हैं। लेकिन सुशील भाई, आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से, जिसमें और सारे चैनल भी इस वीडियो को दिखाएंगे, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक कोई फर्जी खबर नहीं चलाई। मैंने सच को सच बताया। हाँ, मैंने प्रयास किया, उन प्रयासों में मैं अफसल हो गया, ये बात है। लेकिन मैंने कोई फर्जी खबर नहीं बताई कि मेरे ये अग्रेसिव वचन इसलिए निकले हैं कि ये सिर्फ मेरे वचन नहीं है, उन बुजुर्गों के शब्द में रख रहा हूँ, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं इस तरह की खबरें सुन सुनकर कि कल मिलेगी, परसों मिलेगी। वो कमेंट करते हैं कि आए दिन ये कोई ना कोई रिपोर्टर आके बोलता है। मिलता क्या है? आश्वासन। इसीलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ आज। देखिए, मैंने शायद पिछली वीडियो 1 महीने से भी पहले बनाई थी, 1 महीना हो गया लगभग। मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है, मैं अपने कार्यों में व्यस्त था। तो बजट से पहले खबर मैंने बनाई थी, वीडियो जब पूरी बड़ी-बड़ी मीडिया उस समय खड़ी हुई थी और लगातार ये कह रही थी कि भाई पेंशन बढ़ जाएगी। संदेश आ गए, 5,000 की बात हो रही थी, 2,500 की बात हो रही थी, 7,500 की बात हो रही थी। मेरी वीडियो अक्सर लोग कहते हैं कि नेगेटिव वीडियो बनाता है, ये तो सकारात्मक आदमी है ही नहीं, ये तो हमेशा पेंशनर्स को उल्टी सीधी बात बताता है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन मैंने उस समय ये कहा था कि ईश्वर करे कि मैं गलत हो जाऊं, और मैं जो बता रहा हूं कि कोई खबर नहीं है, पेंशन बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है, कोई दूर दूर तक हल्की सी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं। लेकिन सारे बड़े बड़े चैनल थे, पेंशनर थे, वो वीडियो देखते हैं, वीडियो चलती है, लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि भाई मैं ऐसे तो पैसा नहीं कमाना, मुझे पैसा कमाने के लिए और जरिए हो सकते हैं, लेकिन किसी को झूठ बोलकर, किसी के दिल को बहलाकर, फुसलाकर और अपनी वीडियो में एंगेज करो, इससे अच्छा है तो लोग वीडियो ना देखें। मनोज जी, देखिए, जो हमारे दर्शक होते हैं ना, बहुत भावनात्मक से जुड़े होते हैं किसी से। उनको लगता है कि अगर हम इनको देख रहे हैं तो ये हम तक सही रिपोर्ट पहुंचाए, लेकिन इतनी फर्जी रिपोर्टर पहुंच जाते हैं कि वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, हम इसके अलावा आपने एक मुद्दे पे जाना चाहूंगा आपके पास वापस में। आपने बहुत तरीके के बीच में जो है अभियान चलाए, अलग अलग तरीके कुछ अभियान चलाए। क्या उसके विषय में जानकारी देंगे? क्या उससे कुछ फल मिला? देखिए, मैंने बहुत सारे अभियान चलाए, फल तो जरूर मिला साहब, फल तो मिला है। मैं बहुत सारी चीज़ों में सफल हो गया। हमने एक बार प्रधानमंत्री के खिलाफ या प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ हमने बात की। मणिपुर की बात बता रहा हूँ मैं जी। हमने मणिपुर हमने कहा मोदी जगाओ यात्रा शुरू की। हमने कहा मणिपुर जाएंगे, 2 मुद्दे लिए हमने पकड़े, मणिपुर जाएंगे और हम पूरे देश में जाएंगे मोदी जगाओ यात्रा के माध्यम से। लेकिन हमने मणिपुर में अपनी डिमांड रखी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर का विजिट करें, और हमने पूरे मणिपुर को कहा कि आप पत्र लिखो। तो पूरे मणिपुर ने पत्र लिखा और भी लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, और संयोग की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने वो बात मान ली। तो हमारी जो मोदी जगाओ यात्रा थी उसमें से मणिपुर वाला पार्ट तो डाइल्यूट हो गया। आज मणिपुर के अंदर शांति है, मणिपुर के अंदर सरकार बन गई है और वहाँ के लोग मिलकर, आपस में मिलकर रह रहे हैं।
कुछ झगड़ा होता है, हाँ, ये लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी बात में इतनी दम तो थी कि हमने हमारा वो काम पूरा हुआ। हमने पेंशनरों का काम कहा था कि 11 लाख की चेतावनी वाली बात कही थी, तो हमने पत्र भेजे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया। जवाब आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय अपनी जिम्मेवारी रीजनल कार्यालयों पे डाल दी। वहां लोग पहुंच गए कि भाई जवाब दो। वो कह रहे जब प्रधानमंत्री नहीं जवाब देना चाह रहे तो वो क्या जवाब देंगे। वो जो लोकल अधिकारी होता है ईपीएफओ का, वो अपने अपने पत्र बना रहा है, आपस में हो रहा है, लेकिन पूरे खलबली तो मची, मुद्दे में मुद्दा बना, खलबली मची, लेकिन कहते ना ढीठ आदमी होता है कि देना ही नहीं है ये बुजुर्गों। वो ऑफिस में बैठे हुए जो लोग हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन पेंशनरों के जो पैसे होंगे उनके ब्याज से उनकी सैलरी जा रही होगी, लेकिन उन बेचारे उन बुजुर्गों को अरे नहीं सर, मिलती वो है। नौकर हैं, वो सरकारी नौकर हैं। जो सरकार करेगी, जो डिसीजन लेगी टॉप बॉडी, वही तो करेंगे। वो क्या कर सकते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ और मैंने करना ही नहीं काम, और मैं अपने अपने मताहतों को बोल दूं, सरकारी नौकरों को बोल दूं, अधिकारियों को बोल दूं कि तू जवाब दे दे इनका, तो वो घुमा घुमा के, उनके पास शब्दों की तो कमी है नहीं, इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतने सारे टेस्ट क्वालिफाई करके आते हैं, इतनी ज्यादा उनकी इंटेलिजेंस होती है कि वो कहते हैं ना लारे लप्पे देने में और गोलमोल बात करने में माहिर घुमा घुमा के सरकार की तरह उनके डिपार्टमेंट भी बात करती है। अच्छा, आपने मणिपुर की बात कही, चलिए ठीक है, आपको सफलता मिली, बहुत अच्छा लगा, है ना, किसी के लिए आपने आवाज बुलंद की, लेकिन पेंशनरों को क्या फायदा मिला? आपने उनके लिए भी तो आवाज बुलंद की ना। देखिए, पेंशनरों को ये फायदा मिला कि मैंने पेंशनरों को ये कहा, मैं बता दूंगा आपको, पेंशनर का काम कोई छोटा काम नहीं है। मणिपुर का काम भी छोटा नहीं था, लेकिन मणिपुर एक मणिपुर में दिखता है, आउटपुट दिख रहा है कि पेंशन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शांति स्थापना हो, मणिपुर ट्रैक पे आए, तो वो रिकॉर्ड वो दिखेगा आपको एक्शन। लेकिन पेंशनर्स का एक्शन ऐसे स्टेप बाय स्टेप में नहीं होगा। जिस दिन होगा ना, ओवरनाइट खबर आएगी, अचानक ही रात को, आज रात 12 बजे से पेंशनर्स के खाते में 7,500 रुपया आ जाएगा। ये खबर, ये खबरें लगातार मिलती है मनोज। नहीं ये मिलती नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जो मिलती है वो फेक है। जिस दिन आएगी असली खबर, उस दिन शायद पेंशनर भी भरोसा अच्छा, एक नहीं। चीज बताइए आपको, देखिए दुर्भाग्य ही कह सकते हैं हम, अगर कोई युवा होता तो उस बैरिकेड पे चढ़ा मिलता, वो बेचारे बुजुर्ग है बैरिकेड के नीचे बैठ के प्रदर्शन करते हैं। क्या ये दुर्भाग्य है उनका कि सरकार नहीं सुनती है? नहीं, ये दुर्भाग्य उन युवाओं का है, इस देश के हम लोगों का है कि हमारे बुजुर्गों को आना पड़ रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। हमारे बच्चे कहाँ हैं? अरे हमने जिनको पाला पोसा, वो हमारे लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है? ये देश की जनता इन बुजुर्गों की बच्चा है, हम सब इनके बच्चे हैं। हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, वो भी कहीं ना क्या कहीं लगता है आपको किसी भी, ना। मतलब सिर्फ बुजुर्ग नहीं, युवाओं को भी उनके साथ खड़े होने चाहिए? यस, बिल्कुल। लड़ाई तो युवा लड़ेंगे ना। अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए कौन लड़ेगा? अपने देश के लिए आप जान देते हो, अपनी जाति के लिए आप जान देते हो, अपने धर्म के लिए आप जान देते हो, अपने माता पिता के लिए आप जान देते हो, अपने बुजुर्गों के लिए कौन कौन लड़ेगा? अरे कहना पड़ेगा कि हम लड़ेंगे। इसलिए मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ। रही बात, एक सवाल शायद आपने नहीं कहा, क्योंकि आप शायद मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे ऊपर आपने दागा नहीं, लेकिन अक्सर लोग ये भी। देखिए, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप पे पैसों का लांछन लगता है अक्सर कि आप पैसे खाते हैं। ऐसा नहीं है, याद पैसा नहीं कमाते है। हैं, अंग्रेजों से हाँ, कमाते हैं। आप अंग्रेजों से कमा रहे हो, यहाँ से भी पैसे कमा रहे हो, वहां से भी कमा रहे हो, हाँ। बुजुर्गों की बात को घुमा रहे हो। देखिए, बहुत सारे लोग, आपने सवाल ये कहा कि भाई मनोज मुद्दा, तुम कभी कुछ उठाने लग जाते हो, कभी हाँ, कुछ उठाने लग जाते हो। हाल फिलहाल में पैसे से तुलना होती है आपकी। हाँ, पैसे, देखिए पैसा बहुत जरूरी है। बुजुर्गों को भी पैसा ही चाहिए ना जीवन चलाने के लिए। चाहिए नहीं चाहिए पैसा? पैसे की बात हो रही है, मुझे भी अपने जीवन चलाने के लिए पैसा चाहिए। बुजुर्गों का काम मेरे दिल का काम है, लेकिन अपनी जीवन चलाने के लिए मैं करता हूँ कुछ, जो मेरे को प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल एक प्रोजेक्ट करके आया हूँ मैं, जिसमें एक्सपोर्टर्स की बात की है, तो उनकी भी बात जरूरी है, क्योंकि वो भी देश की बात है। लेकिन बुजुर्ग तो दिल में है। कोई कहता है 1 महीने से अब ये अपने काम में लगा हुआ है, बुजुर्गों को कोई वीडियो नहीं बना रहा, तो मैं 2 कारण की वजह से बुजुर्गों के लिए वीडियो नहीं बना रहा था। एक कारण तो ये था, कोई खबर नहीं है साहब, सच में ऐसे में खबर नहीं है, झूठ छूट को वीडियो बना के अपना नाम खराब करूं, कोई खबर नहीं थी। खबर उसी समय एक बनी थी जब नोटा पे वोट किया था महाराष्ट्र ने। वो खबर मैं बहुत दिन से बनाना चाह रहा था, उसने मेरा दिल जीत लिया उस खबर ने, कि भाई 17-18% पता नहीं 10। आपको तो कहा जा रहा है इलेक्शन के टाइम पे जो आपने नोटा वाले का अभियान चलाया था कि अगर आपकी सरकार बात नहीं मान रही है तो नोटा दबाओ, उसका प्रभाव पड़ा था? हाँ बिल्कुल, अखबारों में छपा था। महाराष्ट्र के अंदर नासिक में कमाल हो गया था कि लोगों ने इतना नोटा को वोट दे दिया, इतना नोटा को वोट दे दिया कि लोग उस पर करने लगे कि इतना नोटा को कैसे वोट आ गया। हर लगभग 10 वोट पड़े तो हर एक आदमी ने नोटा को वोट दिया। ऐसी जगह भी थी जहाँ नोटा इतना जबरदस्त उछाल था
कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये जो छोटे चुनाव में हुआ ना, मैं इसे बड़े चुनाव में करना चाहता था। मैं महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में करना चाहता था, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में करना चाहता था, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में करना चाहता था, देश के बड़े चुनाव में करना चाहता था, या तो नोटा को या खुद को, किसी भी तो पॉलिटिक्स। नोटा का स्टैंड लेकर क्या लगता है, बुजुर्ग अपनी बात मनवा पाएंगे, मानने वाले हैं ये सरकार? अरे एक बात बताओ आप सुशील भाई, इस देश के अंदर अगर 12% वोट अगर नोटा को पड़ जाए, क्योंकि अभी नोटा को क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास सेनापति नहीं है, हमारे पास अपने लोग नहीं थे। वोट की ताकत से हम दिखा सकते हैं। हाँ, हमारे पास वोट तो है, पेंशनर्स के पास वोट है, लेकिन पेंशनर्स के पास पेंशनर के वोट का नेता नहीं है। किसको देते हैं? मेरे साथ भी कितने लोग आए चुनाव लड़ने के लिए, आपको पता है, हम सेनापति ढूंढ रहे थे, कोई आया ही नहीं, कह रहा यहाँ क्या, ये तो बुजुर्ग है, कहीं भी वोट दे देंगे। और ऐसा हुआ भी, बुजुर्गों ने खूब पेंशन की बात की, लेकिन वोट अपनी पार्टी को दे आए। कोई बीजेपी को दे आया, कोई कांग्रेस को दे आया, कोई सपा को दे आया, कोई बसपा को दे आया। एकजुट नहीं हो पाए और ना एकजुट कोई कर पाया उनको। लेकिन हुए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन वो नगर निगम के चुनावों में आए, महाराष्ट्र के में आए। और उसमें भी ये कह रहे थे पेंशनर्स कुछ कि भैया एक वोट डालना, सिर्फ बाकी अपना ट्रेडिशनल डालना है। परिवार में से एक वोट दिया, एक वोट दिया तो इतना हल्ला मचा। सोचो अगर मेरी बात मान लेते। ये भी तो नहीं मानते हैं बुजुर्ग, भाई पुराने लोग हैं, ये पुराने ढर्रे पे चले आए हैं, किसी की जीवन भर बीजेपी को वोट देता रहा है, वो कैसे दे देगा किसी और को वोट? कहीं ना कहीं ये बुजुर्ग से हृदय है, मतलब अभी भी सरकार के विरोध खुलकर जाना नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताएं, हम आपको पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ये समस्या सिर्फ मोदी जी से है या ये समस्या कांग्रेस के टाइम से है? वास्तव में जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार सारा पॉलिटिकल सिस्टम है, सारे नेता हैं। ना तो मोदी जी को कुछ करना है, और मोदी जी को कुछ करने के लिए दबाव कौन बनाएगा? विपक्ष। ना विपक्ष ने कभी आवाज उठाई। विपक्ष चाहता है इन सबका वोट ले लूं, लेकिन इनकी आवाज ना बनूं। मोदी जी कह रहे हैं इनके वोट की जरूरत ही नहीं है हमें, ये जिसे चाहे देते रहे वोट, हम तो अपनी सरकार चला रहे हैं, मोदी के खिलाफ वोट ना करें। तो जो खिलाफ चाहते हैं वो भी वोट चाहते हैं, वो भी मुद्दा हल करना नहीं चाहते। विपक्ष क्यों नहीं उठा पा रहा है ये मुद्दा? वास्तव में 2014 से पहले के भी तो थे ना ये मुद्दा, या 2014 के बाद ही आई है? उनकी इंटेंशन ही नहीं है ना, कि वो चाहते ही नहीं है कि पेंशन मिले पेंशनर्स को। कई सरकार उनसे बोलते कि मामला तो तुम्हारे समय से था, तुमने क्यों नहीं दिया, इसलिए क्या विपक्ष ने उठा? भी नहीं हो रहा, इतना भी नहीं हो रहा। विपक्ष इतना भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहते हैं ना कि इस आग में सबके हाथ जले हुए हैं। ये विपक्ष हो पक्ष हो, इससे हल होने वाला नहीं है। हल या तो नोटा के जरिए होगा, या फिर हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम बनाएं, पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाएं, और हम बुजुर्गों को खड़ा करें और वो जीत के आए, और अपना काम, अपना साइन, अपने मुस्तकबिल खुद लिखें, अपना भाग्य खुद लिखें। बस मैं ये कहना। मार्च में अभी प्रोटेस्ट है इनका, 10 तारीख के आसपास देश भर के बुजुर्ग फिर पहुंचने वाले हैं। क्या क्या उनको इस बार क्या कुछ करना चाहिए कि सरकार के कान में आवाज घुस जाए? उनको तो बहुत कुछ करना चाहिए, और प्रोटेस्ट तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन उनको नीति भी सही बनानी पड़ेगी। किस टाइप से? हाँ, नियत तो ठीक रखती पड़ती है, लेकिन नीति भी तो होनी चाहिए। नीति ये है कि आप उसी की गोद में जाके बैठकर और उसी से मांगोगे, नहीं मिलेगा। आपको सीधा सीधा आर पार के मूड में आना पड़ेगा, और जब तक आप आर पार के मूड में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और आर पार का मूड जब आ जाएगा आपके पास, तब कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो ये आर पार का मूड दिखता नहीं है लीडरशिप में, यही प्रॉब्लम है। जिस दिन आर पार के मूड में आ गए, उस दिन सरकार भाग जाएगी मैदान छोड़ के। प्यार से सरकार सुनने वाली नहीं है, उनको आवाज बुलंद करना पड़ेगा। आवाज बुलंद करना पड़ेगा, और सच्ची। अब रोज रोज झांसे में आ जाओगे, कभी वित्त मंत्री के झांसे में, कभी प्रधानमंत्री के झांसे में, कभी, मैंने तो एक वीडियो भी बनाई थी, झांसे में नहीं आना है, लेकिन लोग आ जाते हैं झांसे में। यहाँ तो यूट्यूबर के झांसे में आ रहे हैं कि शाम को खबर मिलेगी, शाम को पेंशन बढ़ेगी। भैया वो रोज झांसा देते हैं, ये रोज झांसे में आते हैं। ये क्या करें, झांसे की आदि हो गए, एक तरह के बीमार हो गए। अभी बीमार कर दिया गया है मनोज जी, बीमार है नहीं ये बुजुर्ग, कर दिया गया है इनको। हाँ, बीमार कर दिया, एक तरह का एक साइको होता है ना आदमी के, लगातार वो पेंशन ही देखता रहता है। विश्वास हो जाता है कि चलो आएगा आएगा आएगा। हाँ, तो वो विश्वास तो विश्वासघात होता है, विश्वास के अंदर विश्वासघात हो रहा है। लेकिन मैं मोटी बात ये कर रहा हूँ कि विश्वासघात अब ज्यादा देर, अब कहते हैं ना सब्र का घड़ा भर चुका है। 99 गाली श्री कृष्ण ने भी सही थी, जब 100वीं गाली दी तो वध कर दिया राक्षस का। तो इसी तरीके से अब आती हो गई है, और अब इस पॉलिटिकल सिस्टम का वध करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कांग्रेस बीजेपी सब मिले हुए हैं। बिल्कुल मनोज जी, देखिए गंभीर विषय है और इस पे चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि आने वाले 10 तारीख के आसपास जो 2-3 दिनों का लगभग जो है प्रोटेस्ट है यहाँ आईपीएस पेंशनर्स का, तो इस बार किस तरीके से तैयारी करके आएंगे? आसान नहीं होता, अलग अलग स्टेटों से बुजुर्गों को ट्रेनों में धक्का खकर आते हैं जंतर मंतर पर, लेकिन सरकार फिर भी वापस जो उनको, जैसे बच्चों को
बहला फुसला कर भेज देते हैं, कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट उन बुजुर्गों को भी भेज देती है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस बार जब बुजुर्ग मैदान में उतरेंगे तो कुछ नया होगा, क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक है और उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। बाकी इस बार अगर आप लोग दिल्ली जंतर मंतर पर आने वाले हैं तो अपनी बात इस कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, ताकि अन्य लोगों तक संदेश पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करें। मनोज जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। बस इतना ही कहना चाहूंगा, सजग रहो, सतर्क रहो, झूठी खबरों में ना फंसो और लड़ाई आर पार की लड़ो। आप देख रहे थे हमारी टीम के साथ। यह संदेश अगर अच्छा लगा हो तो आगे भी एक दूसरे को शेयर करें। धन्यवाद।